गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है ड्यूड लॉरेंस का विद्युत चालकता सिद्धांत। देखो विद्युत चालकता सिद्धांत सबसे पहले 1900 में ड्यूड के द्वारा दिया गया था। सॉरी, लॉरेंस के द्वारा यह सिद्धांत 1900 में दिया गया था। सबसे पहले यह सिद्धांत लॉरेंस ने दिया था। बाद में इस सिद्धांत में थोड़ी करेक्शन की गई थी, बदलाव किए गए थे जो 1905 में किए गए थे, और ये किसने किया था? ड्यूड ने किया था। इसलिए इस सिद्धांत के नाम को अपने ड्यूड लॉरेंस का विद्युत चालकता सिद्धांत कहते हैं। तो है क्या ये चीज? ड्यूड लॉरेंस का विद्युत चालकता सिद्धांत। ड्यूड लॉरेंस ने विद्युत चालकता सिद्धांत इस कारण दिया कि कोई भी गैस है, मान लो कि कोई पात्र है, पात्र या कोई पदार्थ है, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैसी स्थिति होती है, कैसी बनावट होती है, कैसे वो विचरण करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं? उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से किसी पात्र में, मान लो कि ये बंद पात्र है, खुला हुआ पात्र नहीं है, बंद पात्र में गैसेस के मॉलिक्यूल्स को रख दिया जाए। गैस के मॉलिक्यूल्स को रखेंगे अपने, गैस के मॉलिक्यूल रखने से जिस प्रकार से गैस के मॉलिक्यूल उसके अंदर गति करेंगे, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी उसी प्रकार गति करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल कैसे गति करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, जिससे उनकी गति में प्रभावित होती है, उनकी गति दिशा बदल जाती है, उनका वेग कमी आ जाती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी ऐसी गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, पात्र की दीवार जो रखेगी उसमें टकराते हैं, उनकी गति अनियमित होती है, कोई दिशा फिक्स नहीं होती, जिगजैग की तरह होती है, जिसे अपने ब्राउनी गति कहते हैं। इस प्रकार से होती है, अपने पढ़ गया ये ब्राउनी गति टाइप से होती है। तो ये सारा सिद्धांत दिया गया था ड्यूड लॉरेंस के विद्युत चालकता सिद्धांत में। तो अपने बात करते हैं, देखो ये गति होती कब है? जो कोई भी एक्सटर्नल, जो आउटरनल भार या कोई भी बल ना लगाएगा। वो एक्सटर्नल बल तो लग रहा है इसका अंदर खुद का, एक दूसरे टकरा तो बल हो रहा है, लेकिन कोई भी भारे कोई बल ना लगाएगा। हो जब कोई भारे बल ना यूज किया गया हो तब ये इसका गति होती है। जब वहां पर कोई भारे बल यूज किया जाएगा, तो भारे बल मतलब कि बाहर से कोई फोर्स लगा दिया। मान लो कि मैंने एक्स दिशा की तरफ, एक्स डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ई लगा दिया, तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? वो अपनी दिशा में आने वाले सभी कणों को एक दिशा में संरेखित कर देगा। जब ये सारे कण एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे, वेग तो इनका है, एक दिशा में संरेखित हो गए। जब एक दिशा में संरेखित हो गए तो आपस में टकराएंगे नहीं और आराम से एक दिशा में गति करते रहेंगे, और इनकी गति भी कभी भी यादृच्छिक नहीं होगी। इसको अपन देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि गति एकदम से सीधी रेखा में होगी। क्यों? ये काम किसने किया? जो बाहर से अपने विद्युत क्षेत्र लगाया था। तो माना कि अपने ने कोई विद्युत क्षेत्र यूज कर रहे हैं, अपने एक्स दिशा की तरफ कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में कितना लगेगा? ई एक्स लगाएंगे, ई एक्स विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। ई एक्स विद्युत क्षेत्र के कारण उसके जो त्वरण उत्पन्न होगा, वो त्वरण कितना होगा? क्या वो ई एक्स अपॉन में एम, इतना त्वरण आएगा उसमें, उसके अंदर इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ए एक्स कितना होगा? माइनस क्या हो ई एक्स अपॉन में एम होगा। ये कब हुआ? जब अपने ने कोई भारे बल लगाया, भारे बल लगाने से ये त्वरण उत्पन्न हुआ। अब ये त्वरण आ गया। अपने जानते हैं त्वरण क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो अपने त्वरण को dv x अपॉन dt लिख सकते हैं। तो मैं त्वरण को dv x अपॉन में dt लिख रहा हूं। और यहां पर अपने सारे कणों की बात कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वेग भी कैसे लेंगे? अपने औसत वेग लेंगे। किसी भी वेग को दर्शाने के लिए औसत वेग को दर्शाने का सिंबल ये होता है, इसको अपने औसत वेग से दिखाते हैं, एवरेज वेलोसिटी का। इसको एक सिंबल इस टाइप से लिखते हैं। तो इसको भी औसत वेग लेंगे अपने।
अब ये औसत वेग के कारण, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के कारण किसी में औसत वेग उत्पन्न हो रहा है तो उस औसत वेग उसको अपवाह वेग कहलाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें जो औसत वेग उत्पन्न हो रहा है वो औसत वेग एक अपवाह वेग कहलाता है। तो यहाँ जो औसत वेग Vx है इसको अपने Vd लिख सकते हैं, जो Vd एक अपवाह वेग होता है। अपवेग के बारे में अपने बारे में 12th क्लास में अच्छी तरह पढ़ गए हमने। ये अपने इक्वेशन आ गई। धारा घनत्व क्या होता है? अब आती है बात धारा घनत्व। ये Jx से नोट करेंगे इसको, जो x दिशा की तरफ है -q एंड Vd, ये होगा धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होगा? -q एंड Vd। q क्या है? आवेश है। Vd क्या है? अपवाह वेग है। इसका मैं t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, -q एंड बार आ गया dVd अपॉन में d। अब यहां से dVd की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो धारा में परिवर्तन की दर qn इंटू -qex, q स्केयर n यहां से q1 आएगा इंटू वो था qn, q सही से लिख लो, सही नहीं लिखा गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या स्केयर हो गया, एन ई एक्स अपॉन में एम हो गया। ये हो गया धारा में परिवर्तन। मतलब धारा में जो परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ वो निश्चित रूप से कमी या ज्यादा में होगा। मतलब निश्चित रूप से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब कोई कण, जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा आराम से खोता है और पूरी खो देता है। देखो इसका किस पर डिपेंड कर रहा है? Ex पर डिपेंड कर रही है, इसका समानुपाती है इसके, और Q के समानुपाती है द्रव्यमान के, व्युत्क्रमणानुपाती है। द्रव्यमान फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, प्रोटॉन का फिक्स होता है, और जो आपने ले के कण वो तो फिक्स होएगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन लग रहा है, जो भी एक कण दूसरे कण से टकराता है, मान लो कि ये कण है, ये कण इसके टकराया, तो इसके टकराने से इस कण ने अपनी सारी ऊर्जा खो दी, सारी अपनी ऊर्जा लॉस्ट कर दी। जो भी एनर्जी थी इसकी, जितनी भी एनर्जी थी इसकी, सारी इसने अपनी एनर्जी लॉस्ट कर दी, खो दी। लेकिन हमें देखा गया कि जो इससे टकराता है तो धीरे धीरे आराम से करता है, एकदम से अपनी एनर्जी लॉस्ट नहीं करता। मतलब जब मान लो कि जो वेग 10 था, 10 से 0 तक आते हुए इसको कोई ना कोई टाइम लगेगा। इस परमिशन क्या आता है कि 10 से 0 सिर्फ फटाफट आ गया, टकराती वो 10 था 0 आ गया, नहीं। जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो 10 से 0 पर आते हुए सब वेग, उसने कोई ना कोई टाइम लगा। उस टाइम को अपने टॉ से लिखा था। जो टाइम लगा था वो क्या था? हमने टॉ से इसको डिनोट किया था कि वो कितना टाइम लग रहा है, उसको अपने ने टॉ से लिखा था कि हाँ इतना टाइम इसमें लग रहा है। तो अपने इस टाइम करते हैं, ये से वेग क्यों कम हुआ? इसके भार के कारण। ये तो था इसका आंतरिक एक्स एक्स के कारण माना, इसको अपने बल के कारण भी लिख सकते हैं। इसको अपने सही रूप से लिखे, कैसे लिखेंगे? जो अपने EX लगाया उसके कारण इसमें इतना परिवर्तन आए। भारीय बल के कारण इसमें इतना परिवर्तन आया। साथ में अंदर जो एक दूसरे टकरा रहे हैं उसके कारण उसके वेग में कमी आएगी, वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा और दिशा बदल होगी। तो उसकी बात करते हैं अपने। जो आंतरिक कर दो, इंटरनल कर दो,
क्या होगा, वी डी अपॉन में टो होगा माइनस का। कितना परिवर्तन आता है, वी डी अपॉन में टो परिवर्तन आता है आंतरिक के कारण। अब ये सारी घटना, उसका वेग कम हुआ है तो टकराई, इस सारी घटना को अपने विषांतरिक घटनाएं कहते हैं। विषांतरिक घटना टकराती है और ये विषांतरिक काल कहता है। जितने समय में वो पूरा अपने वेग का 0 वेग तक पहुंचता है, उसको जितना टाइम लगता है वो टाइम उसको विषांतरिक काल कहलाता है। उसकी वैल्यू निकालते हैं अपने कि उससे टाइम कितना लगेगा, वो जो परिवर्तन कहलाता है, जो वो होता है मान, वो मान अपने विषांतरिक काल कहलाता है। तो अपने निकालते हैं उसका जो आंतरिक वेग में परिवर्तन होएगा, समानुपाती होता है वीडी के समानुपाती होता है 1/टो के। मतलब dvd dt समानुपाती है -vd/टो। अब यहां से अपने टाइम निकाल रहे हैं। जब उसका वेग, मान लो शुरू में वेग vd था, उसका वेग vd 0, जब तक उसका वेग vd 0 ना हो जाए, vd से vd 0 होने में जितना उसको समय लगता है वो उसका विषांतरिक काल कहलाता है, और यह घटना विषांतरिक घटना कहलाती है। इसका नाम क्या दिया हमने, विषांतरिक दिया। अब अपने निकालते हैं कितना टाइम लगा, तो टाइम निकालने के लिए अपने इसका समाकलन करेंगे। तो वीडी में इसको इक्वल के बराबर ले लो, जो माइनस आ गया, वीडी इधर आ जाएगा, और dt उधर चला गया। अपने पक्षांतरण कर लिया, दोनों तरफ अपने समाकलन कर रहे हैं। इसका टाइम vd था, vd से अपने क्या कर रहे हैं, vd 0 कर रहे हैं, मतलब vd 0 लोस्ट वैल्यू आएगी। जो वेग कम हो रहा है, वेग बढ़े तो है नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसका वेग कम ही होएगा, वेग बढ़ेगा नहीं। इसलिए vd 0 का मान कम होएगा, vd का ज्यादा होएगा। इसलिए अपने लिमिट लेंगे vd 0 से vd, यहाँ पर लगेगा 0 से t, टाइम 0 से t लगेगा, तो टाइम तो लगेगा। इसका किया अपने ने, इसका आ गया log vd 0 से, ये अपने समाकलन सिंपल समाकलन है। टो कांस्टेंट है तो -t/टो 0 से t। इसके वैल्यू रखी अपने ने, तो log vd माइनस vd log vd माइनस log vd 0 माइनस t/टो, 0 रखा तो 0 हो गया। इसको और सोल्व किया अपने ने, log a माइनस b, log a माइनस log b, log a/b होता है, ये फॉर्मूला होता है log में, ये फॉर्मूला लगाया अपने ने। तो ये हो गया vd 0 माइनस t/टो। लोग जा किस में हो जाएगा, ई में हो जाएगा, तो vd 0 e की पावर माइनस t/टो, ये उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब vd से vd 0 होने में ये इक्वेशन आती है उसकी विषांतरिक काल की। यहाँ t टाइम लग रहा है, जब मान लो कि t उसको लगने में t बराबर क्या हो, टो, तो देखो क्या आएगा, e की पावर माइनस टो/टो, कट गया, 1 आ गया। मतलब ये क्या आया, vd बराबर vd 0 इंटू 1/e हो गया। इसका मान
0.37 होता है। 1.v का ही क्या 0.37 होता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उस इलेक्ट्रॉन के टकराने पर उसका वेग का मान उसके महत्तम मान का जब 0.37 रह जाए या 37% कम होने में जितना समय लेता है वो समय विषांतरिक काल कहलाता है। जहां तक उसका मान महत्तम मान अधिकतम मैक्सिमम मान मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेग का कितना है 0.37 भाग रह जाए, मतलब बाकी नष्ट हो जाए, 0.37 भाग रहने में जितना टाइम उसको लग रहा है या 37% कम होने में जितना टाइम उसको लग रहा है वो टाइम विषांतरिक काल कहलाता है। इसका ग्राफ बनाए, लगभग इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे कम होते हुए आता है। तो मान घट रहा है और मान कितना रहना चाहिए महत्व का 0.37 भाग या 37% कम हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें एकदम से कम नहीं होता, तो ये अपना प्रैक्टिकल था, ये था विषांतरिक अपने समय विषांतरिक काल। विषांतरिक परिघटना कम होने में जो घटना हो रही है उसको विषांतरिक परिघटना कहते हैं, और जितना टाइम लग रहा है विषांतरिक काल कहते हैं। वो जो टो से शो कर अपने ये टो। अब बात करते हैं अपने विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है, इसके अंदर टॉपिक है इसकी विद्युत चालकता। तो कोई भी अपने निकाला था अपने डीवीडी अपना वेग निकाला था, अपना वेग एक तो आया था आंतरिक के लिए, एक बाहरी के लिए आया था। इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए आया था। दो का अपना वेग आया था, दोनों का वैल्यू पुट करते अपने। एक था -q(E(x)/n था, एक -vd/में टो था। ये दो प्रकार का आया था। ये दो प्रकार का जब मान आया था तो इन मान के कारण इसमें कोई ना कोई परिवर्तन आया था। जो इस मान में परिवर्तन आया था, अब देखो ये मान आया, इस मान में कोई ना कोई मान चेंजिंग आई, तो जो ये डीवीडी है जो टोटल है इसमें अधिकतम परिवर्तन के लिए dvd/dt इसका मान 0 होना चाहिए। इस मैक्सिमम चेंजिंग के लिए dvd/dt का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसको 0 करा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी एक। तो Vd की वैल्यू कितनी आ गई -q(E(x)/m में टो। ये आ गई अपने Vd की वैल्यू। ये था इसका अपवाह वेग आया कि अपवाह वेग मान कितना आया, इतना उसका अपवाह वेग आया। धारा घनत्व जानते हैं अपने Jx -q1 Vd होता है। यहाँ Vd की वैल्यू पुट कर देंगे, q1 -q(E(x) टो/में m, माइनस प्लस q² n(E(x)/में m पर टो। ये इसका धारा घनत्व हुआ। ये क्या इसका धारा घनत्व है, ये इसका अपवाह वेग है, ये इसका धारा घनत्व है। इसमें आती विद्युतशीलता। पहले विद्युतशीलता की बात कर लेते हैं, गतिशीलता की, उसके बाद अपने विद्युत चालकता की बात कर लेंगे। ये सारे फॉर्मूले अपने न्यूमेरिकल करने के बहुत काम आएंगे इस फॉर्मूले। अब बात करते हैं अपने गतिशीलता की। गतिशीलता को अपने म्यू से लिखते हैं। गतिशीलता होती क्या है, इसको अपने म्यू से लिखते हैं। Vd/में E(x) होती है गतिशीलता। म्यू क्या होती है, Vd/में E(x) होती है। तो Vd ये रहा, Vd का मान मैं यहां रख रहा हूं।
EXCL आ गया, कट गया ये। तो मतलब गतिशीलता कितनी आ गई, इसकी गतिशीलता इतनी आ गई, -Q/m टो, ये होती है गतिशीलता। ये इसकी गतिशीलता है। अब गतिशीलता के बाद बात आती है इसकी विद्युतशीलता की या विद्युत चालकता की, जिसको अपने सिग्मा से लिखते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है, इसको अपने सिग्मा से लिखते हैं, ये होती है Gx/Ex। सिग्मा विद्युत चालकता होती है और म्यू क्या होती है, गतिशीलता। Gx की वैल्यू क्या है, ये अपने निकालिए अभी, क्या उसके NEx τ/m, और ये वाला EX आ गया, EX कट गया, क्या उसके N/m इंटू टो, ये आई इसकी सिग्मा की वैल्यू, ये इसकी विद्युत चालकता है। अब देखो कोई भी कण है, कोई कण एक कण दूसरे से टकराता है, तो टकराने में जो पथ क्या कर रहा है वो उसका मध्य मुक्त पथ कहलाता है। जो वो पथ है इसमें दूरी तय करी, जिस रास्ते चल रहा वो उसका मुक्त पथ कहलाता है। और ये बार बार और कणों से टकराएगा, तो इन सब का जो मुक्त पथ है इसे लैम्डा लिखते हैं। इस सब मुक्त पथ का औसत एवरेज माध्य मुक्त पथ कहलाता है। एक कण दूसरे टकराया, उन बीच की दूरी मुक्त पथ कहलाती है, और सभी कणों के बीच की दूरी का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। जब ये माध्य मुक्त पथ तय करता है, तो माध्य मुक्त पथ तय करने के कारण उसका संघटन चाल जो होती है उसका मान फिक्स होता है। जो संघटन चाल का मान होगा लैम्डा, वो होगा μ/टी होगा। म्यू बार का भी मान फिक्स होता है। अब ये संघटन चाल क्यों ज्ञात कर रहे हैं, अपने संघटन चाल ताप के सापेक्ष याद कर रहे हैं, टी पर क्या डिपेंड कर रहा है उसके लिए ज्ञात कर रहे हैं अपने। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब किसी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें से जो मोलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, मतलब मुक्त होते हैं, ज्यादा मुक्त पथ तय करना पड़ता है उनको, तो उसके लिए हमें टी पर डिपेंड निकाले अपने इसकी टी पर कितनी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, कितना इसके टी का मान डिपेंड करना चाहिए। लैम्डा पावर μ/टी होता है, μ/3 kb, यहाँ kb क्या है 3 kb T/m होता है। यहाँ पर kb क्या है, kb वोल्ट या नियतांक है, T टेम्परेचर है, m द्रव्यमान है। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 3 kb T/m इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा √m/3 kb टी, ये आ गई टी, ये टी की वैल्यू आ गई, इसकी टी का मान आ गया। ठीक है, अब ये टी जब टी बराबर टो रखते हैं अपने, तो उसे विषांति काल आया था, तो मैं यहाँ टी बराबर टो रख रहा हूं, तो टो की वैल्यू यही आएगी। इस टो की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं इस इक्वेशन में। तो सिग्मा का इस और अपने सिग्मा का और टी का संबंध निकालना, विद्युत चालकता का टी के साथ क्या संबंध आता है। √m गुणा में लैम्डा, ये मान आ गया। अब इसे सोल्व करते हैं आपने। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, क्या उसके n/m लैम्डा √ मतलब सिग्मा डिपेंड कर रहा है 1/√t
और सिग्मा समानुपाती है लैम्डा के। लैम्डा होता है वो होता है 1/t के समानुपाती होता है, तो आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात सिग्मा जो समानुपाती हुआ 1/t के हुआ, t की पावर -3/2 के हुआ। सिग्मा समानुपाती t की पावर -3/2 को हुआ। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल में देखा गया सिग्मा जो होता है वो 1/t के समानुपाती होता है। तो इसमें इतना परिवर्तन क्यों आया? इस परिवर्तन को चेंज करने के लिए सोमरफील्ड ने सिद्धांत दिया। यह अनावृष्ट पर सिद्धांत था, वो अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन पर सिद्धांत है। वो सोमरफील्ड ने दिया था, उन्हें सिद्ध कर दिया सिग्मा समानुपाती 1/t होता है, 1/t नहीं होता। इसके सिद्धांत से कैसा है? सिग्मा समानुपाती 1/t, लेकिन वास्तविक प्रैक्टिकल करने पर क्या होता है? सिग्मा समानुपाती 1/t होता है। तो ये सिद्धांत सोमरफील्ड ने सिद्ध किया था, ये अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।